बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान हमारे सफल किसान। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए देर न करते हुए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल काटने के बाद करें मल्चिंग, रबी फसलों की बुआई से पहले बीज को करें उपचारित, और मिर्चा की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें ताकि खेत की नमी नहीं उड़ सके। इस तकनीक को मल्चिंग कहते हैं। यह तकनीक बुआई के तुरंत बाद भी अपना सकते हैं। रबी फसलों की बुआई से पहले बीज को फफूंदनाशी, कीटनाशी एवं राइबोजियम कल्चर से उपचारित करना जरूरी है। इससे बीज में छुपे हुए रोगाणु व कीटाणु नष्ट होकर पौधों में रोग और कीट से बचाव करते हुए उत्पादन में लगभग 20% की बढ़ोतरी करते हैं। यदि आप बैगन फसल की खेती कर रहे हैं तो कीटों से बचाव के लिए स्पाइनोसाइड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिलाकर बैगन फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीटों से बचाव होगा। देखिए, खास करके जब बैगन में जो कीट लगता है किसान भाई, अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसमें आप स्पाइनोसाइड नाम की दवा एक आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिला करके आप उसका छिड़काव करें। उससे जो बैगन का प्रोह छेदक कीड़ा है और फल छेदक कीड़ा है वो नियंत्रण हो जाता है। अच्छा होगा किसान भाई जब खेत में इसका प्रकोप दिखता हो, जब पौधों की जो ऊपर प्रोह जो सूखने लगता है तो वही कीड़ा है जो फल को छेद करता है, तो उसी समय इसका प्रयोग करें। और जो इन्फेक्टेड प्लांट पौधे हैं, पत्तियां हैं, उसको तोड़ करके उसको ज़मीन में गाड़ दें ताकि उसके आगे प्रसार ना हो। मिर्चा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP46A, पूसा ज्वाला, KA2, कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज जायंट, येलो वंडर, भारत लगाएं। मिर्चा की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें, साथ ही 10 से 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई शुष्क भूमि कृषि में गहरी बुआई के लिए डीप फ्रो सीडर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। जो किसान भाई टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं वे विभिन्न कीटों के हमले को रोकने के लिए टमाटर के खेत में पक्षियों को बैठने के लिए जगह बनाएं। पक्षी कीट पतंगों को खाते हैं, जिससे फसल सुरक्षित रहता है। इसके लिए प्रति 10 एकड़ खेत पर 1 पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों में पोषक तत्व और व्यवहार की मात्रा के बारे में। तो गौर से देखिए, सुनिए और जानकारी ले लीजिए। आज हम जानेंगे कि जैविक
उर्वरक और रासायनिक उर्वरक की किस मात्रा में खेतों में दें कि खेतों की उर्वरता बनाए रखे और फसल भी आपकी अच्छी रहे। इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद हैं डॉक्टर अजीत कुमार जी। बहुत सारे किसान भाई जो है खेती कर रहे हैं और जैविक की ओर अब आ रहे हैं, रासायनिक से अपना दूरी बना रहे हैं, लेकिन जब जैविक खेती करते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके कारण उनको काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इसमें मात्रा की क्या व्यवस्था करें और कैसे करें, इस पर थोड़ा बताएं। देखिए, जहाँ तक प्रश्न ये है कि खासकर अभी का जो समय है, बहुत लोग जैसा आपने कहा कि जैविक खेती की तरफ उनका झुकाव हुआ है। ये सत्य है, जैविक खेती की तरफ झुका हुआ है और जैविक उत्पाद यदि रहेगा तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो भी काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। रही बात खेती के संदर्भ में, किसान भाइयों को तो पहले ये सलाह दी जाती है, कभी भी आप रासायनिक खादों से क्या उपयोग व्यवहार करते हुए यदि खेती करते हैं तो तुरंत आप जैविक खेती की तरफ आप मत उसमें बदलें। वो एक फेज होता है, धीरे 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 आप रासायनिक खाद से जैविक खेती की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। रही बात मात्रा की, तो मात्रा निर्भर करता है कौन सी मिट्टी है, किस तरह की मिट्टी है और कौन सी आप फसल ले रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में दिया जाए कि दलहन फसल है, दलहन फसल में हमको जैविक खाद का मात्रा को निर्धारण करना है या जीवाणु खाद का मात्रा निर्धारण करना है या फिर रासायनिक खाद का करना है, तो उसमें आप देखेंगे पोषक तत्व की मात्रा, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा आप जो दलहन फसल है उसमें आप कम व्यवहार करते हुए जीवाणु खाद के द्वारा उसकी कुछ सप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मात्रा है वो फसल यदि फसल को आधारित करते हुए, मिट्टी को आधारित करते हुए ही उसका निर्धारण होता है और तभी हमारे उत्पादकता और उत्पादन बढ़ता है। तो बहुत सारे किसान भाई हैं यहाँ जिनके खेत पठारों में हैं, तो वो अगर जैविक उर्वरक की खेती करेंगे तो क्या उनको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा? देखिए, ये एक वो जो एक तरह से भ्रम ही कह लीजिए जो हम लोगों का अभी तक का एक्सपेरिमेंट है और जो हम लोगों का अभी तक का रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं है कि हम जैविक खेती से हमारा उत्पादकता कहीं भी प्रभावित होती है। यदि हम सीड टू सीड कहते हैं, मतलब बीज बोने से लेके और कटने तक यदि सभी प्रैक्टिसेस को सही से अपनाएं तो जैविक खेती में उत्पादन कहीं भी घटने का कोई प्रश्न ही नहीं होते। खासकर झारखंड जैसा जो हमारा ये प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, यहाँ पे आप देखिए कि जंगल बहुत है, पत्ते उत्ते झाड़ियाँ बहुत हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है हमको जैविक खेती में बदलने का। दूसरा कारण और भी है कि रासायनिक खादों का व्यवहार भी और प्रदेशों के अपेक्षा, आप जो प्रगतिशील प्रदेश कहे जाते हैं, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश हुआ, उनके तुलना में आप देखें तो रासायनिक खादों का व्यवहार अब यहाँ पे बहुत ही कम होता है। यहाँ पे अभी भी 64 kg 65 kg प्रति हेक्टेयर के दर से ही रासायनिक खादों का व्यवहार होता है। तो जहाँ पे रासायनिक खादों का व्यवहार कम होता है, जहाँ पे इस तरह का वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, वहाँ पे जैविक खेती की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। और इस प्रदेश में अब रांची जिला में ही देखिए तो रांची प्रदेश में बहुत ऐसे प्रखंड है, जैसे अनगड़ा है, वहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं जैविक खेती की तरफ। और जैविक खेती करने से कहीं पे भी हमारा उत्पादन नहीं घटता है। इवन जैसे जैसे मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती जाएगी और हमारा उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। जैसे रासायनिक खादों से संबंधित जब हम खेती करते हैं तो उसमें एक लिमिट है कि हम इतना तक ही टारगेटेड हम यील्ड उत्पादन पा सकते हैं। लेकिन जैविक खेती में आपकी जैसे जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य, मिट्टी का भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, हमारा उत्पादकता भी बढ़ता जाएगा। आप कुछ भी एक टारगेट अचीव करके उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक रासायनिक खादों का बात है तो रासायनिक खादों की मात्रा तो जैविक खादों की अपेक्षा कम ही होती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए दलहन फसल ही ले लेते हैं, तो दलहन में जो यहाँ पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिकमेंडेशन है, अनुशंसा है, उसमें 25, 50, 25 और 20 का है। मतलब 25 kg नाइट्रोजन, 25 kg 50 kg फास्फोरस, 25 kg पोटास और 20 kg सल्फर, ये रिकमेंडेशन है रासायनिक खादों में। लेकिन इसको आप जैविक खेती के उससे आप संदर्भ में देखें तो जैविक खेती एक ठोस होता है, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो उसका क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है, मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे औसतन देखा जाए तो यहाँ के जो मिट्टी है, जो हम लोगों का अभी तक कार्य किए हैं, जो हम लोगों ने 6-7 गांव डेवलप किए हैं, उसमें ये देखा गया कि 1 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम यदि शुरुआती स्तर पे
धीरे धीरे 1 कुंटल प्रति डिसमिल की दर से हम यदि डालते हैं जैविक खेती तो वो सफिशिएंट है फसल के उत्पादन के लिए। और जैसे जैसे जैविक खेती की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, वर्ष बढ़ते जाएंगे, तो उसमें होता क्या है कि धीरे धीरे जैविक खाद रासायनिक खाद के साथ, जैसे यूरिया है कि रासायनिक खाद वो तुरंत पौधा लिया बाकी सब वो नष्ट हो जाता है, या तो पर्यावरण को प्रदूषित करता है या जल को प्रदूषित करता है। लेकिन जैविक खाद में क्या है कि 18 से 20% उपलब्ध होता है उर्वरक, बाकी मिट्टी में बना रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट जब इकट्ठा होते जाता है तो 4 साल 5 साल पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ जाती है और भविष्य में हम डोज को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर बनाने की विधि की बात करें तो क्या प्रशिक्षण की जरूरी है, और अगर है तो कहाँ से मिलेगा? देखिए, प्रशिक्षण की तो जब जैविक खेती में हम जा रहे हैं तो जैविक खेती में जाने के लिए हमको जितने भी जैविक खाद हैं, चाहे नादेप खाद हो, चाहे केचुआ खाद हो, चाहे स्पीड कंपोस्टिंग हो, चाहे कंपोस्ट हो, इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड, बहुत सारी विधियां हैं कंपोस्टिंग बनाने का। इनकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैविक खेती में यदि अब हम जो जैविक खाद है उसको पूरी तरह सड़ा के पूरी तरह तैयार करके यदि खेत में नहीं डालेंगे तो एक दूसरी तरह की समस्या आ जाएगी खेत में। एक समस्या आ जाएगी दीमक की समस्या, आधा कच्चा जाएगा, और दूसरा मिट्टी की अम्लता भी बढ़ जाती है। तो हमको प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। जो प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात है तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वह कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा में प्रशिक्षण है, आत्मा से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे स्टेट में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो हर जिले में भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, या फिर बिरसा कृषि विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है, खासकर खाद बनाने की विधि, क्योंकि अभी सिर्फ जैविक खाद में ठोस की ही बात नहीं है, तरल जैविक खादों की तरफ आजकल बहुत झुका हुआ है। जैसे सचगव, पंचगव, 10 बीज संजीवनी, इन सब चीज़ों, गोमूत्र, गोबर, कूड़ा करकट से बनाते हैं। इन सब का यदि सदुपयोग करेंगे तो हमारा लागत भी कम होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर जैविक खेती करना है और रासायनिक दोनों की अगर मात्रा की बात करें तो धीरे धीरे मात्रा में जैविक अगर करते हैं तो कमी होती है और रासायनिक में बढ़ोतरी होती है। तो जैविक खेती करना है तो उसके लिए प्रशिक्षण भी लेना है, और दिव्यांग से भी आकर आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दूसरी जानकारी है कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में, तो फटाफट ले लीजिए जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कंपोस्ट बनाने की विधि, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग के विशेषज्ञ डॉक्टर रविंदर कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है कंपोस्ट बनाने की विधि, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कंपोस्ट क्या है और कैसे इसको बनाया जाता है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान परिदृश्य में जब हम रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी न सिर्फ मृदा स्वास्थ्य पे उसका नकारात्मक असर पड़ रहा है, बल्कि उसके माध्यम से जो हम फसल तैयार कर रहे हैं उससे मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है खेती के अंदर, तो वो है कि हम किसी भी जो रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशी, रोगनाशी का प्रयोग कम से कम करें, और उसको धीरे धीरे ही सही लेकिन जैविक माध्यमों से हमको रिप्लेस करने की, या उसको जगह पे जैविक खादों का और जैविक कीटनाशी इनका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। जैविक उर्वरकों की, जैविक खादों की जो हम बात करते हैं तो उसमें से सबसे जो प्रचलित जो एक उत्पाद होता है वो होता है गोबर खाद का, जिसको हम पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। परंतु गोबर खाद के लिए अगर हम केवल गोबर खाद का प्रयोग करते हैं तो जितना गोबर की आवश्यकता होती है उतना किसान भाइयों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, विशेष रूप से अगर हम झारखंड राज्य की बात करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो किसान हैं वो छोटे और मझोले किसान हैं, तो उनके पास उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में पशुधन उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से वो उतना गोबर खाद को उपलब्ध अपने खेतों में करा सकें। तो इसके लिए ही आवश्यकता होती है कंपोस्ट बनाने की विभिन्न विधियों की जानकारी की। कंपोस्ट किसी भी जैविक पदार्थ जो आसानी से सड़ सकता है उसका उपयोग करके हम जैसे फसल अवशेष हुए या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हुई, उनकी मुलायम शाखाएं हुई, इनका प्रयोग करते हुए गोबर की खाद के साथ मिला के एक निश्चित अनुपात में फिर हम इसको सड़ाते हैं, जिससे हम जो खाद तैयार होती है उसको कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट बनाने किसान भाइयों बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन विशेष रूप से झारखंड राज्य के लिए अगर हम उपयुक्त विधि की बात करते हैं तो उसमें नाडेप कंपोस्ट जो होती है, जिसका महाराष्ट्र में जिसकी तकनीक विकसित की गई है किसान भाई द्वारा, तो वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है यहाँ के लिए। किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक
पक्का स्ट्रक्चर ईंट का हम बना सकते हैं, जिसकी हम 10 से 12 फीट की लंबाई रख सकते हैं और 5 फीट उसकी चौड़ाई रख सकते हैं और लगभग 2 से 3 फीट उसकी हम ऊंचाई रख सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो भी हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें अगल बगल हमें एक फुट से ऊपर कुछ एक ईंट निकाल देनी है हर एक लाइन में, जिससे जाली जैसी संरचना उसमें बन जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है किसान भाइयों, क्योंकि जो प्रचलित जो पद्धति है जो कुछ किसान भाई अपनाते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, उसमें वो गड्ढा खोद के उसमें फसल अवशेष और गोबर की खाद को डाल के उससे कंपोस्ट तैयार करते हैं। परंतु किसान भाइयों, इसमें वायु संचार और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है ये नहीं मिल पाती है, खासकर निचली सतह पे। ऊपर की सतह में तो अच्छे से उसमें खाद तैयार हो जाती है, सड़न अच्छा होता है, लेकिन निचली सतह पे चूँकि वायु संचार और ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उसमें उतनी अच्छी गोबर की खाद तैयार नहीं हो पाती है और वो कच्ची रह जाती है। इससे समस्या क्या होती है कि दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है और उससे अम्लीयता बढ़ती है। झारखंड राज्य में वैसे भी जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी है और इस तरह की खाद का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे न सिर्फ अम्लीयता बढ़ती है बल्कि दीमक का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नाडेप कंपोस्ट का जब हम संरचना बना रहे हैं तो उसमें इस तरह से अगल बगल की जो दीवार होती है उस पर जाली नुमा संरचना ज़रूर बनाते हैं, एक एक ईंट उसकी हटा देते हैं और इसमें हम सबसे पहले 6 इंच जो फसल अवशेष होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, उसकी एक सतह लगा देते हैं 6 इंच की और इसके ऊपर फिर 4 किलो गोबर को 125 से 150 लीटर पानी में घोल के उसके बाद उस पर इस तरह से छिड़कते हैं कि पूरा जो फसल अवशेष या जो भी कच्चा पदार्थ हमने प्रयोग किया है वो पूरी तरह से भीग जाए और इसके ऊपर फिर हम एक मिट्टी की पतली सतह बिछाते हैं जो खेत की उर्वर मिट्टी होती है उसे लेकर, और इसी क्रम में हम जब तक ये पूरी संरचना भर नहीं जाती है तब तक अपनाते हैं। और ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसको ऊपर हमें कम से कम 1.5 से 2 फीट ऊंचा भरना है और उसके बाद लगभग 3 इंच मोटी जो मिट्टी की जो सतह होती है उसको बना के उसको गोबर से अच्छी तरह से उसकी लिपाई कर देते हैं जिससे पूरी तरह से सील हो जाए। थोड़ा सा किसान भाइयों ये ध्यान देना होगा कि इस पर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये चूँकि इसमें डिकम्पोजिशन या सड़न प्रारंभ हो जाता है तो उससे क्या होता है जो ऊपर हम 2 फीट ऊपर तक भरे हैं वो लगभग बराबर आ जाती है। कई बार क्या होता है कि वो जो संरचना है उसके अंदर उसमें गड्ढा जैसा भी बन जाता है। तो पुनः इसी क्रम को दोहराते हुए जैसा हमने बताया इसको फिर से ऊपर तक भर देते हैं और अच्छे से इसको मिट्टी और गोबर की सहायता से इसको हम सील कर देते हैं। किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड राज्य के लिए एक बहुत ही उपयुक्त विधि होती है। कारण इसमें क्या है कि जैसा हमने बताया कि पशुधन उतना किसान भाइयों के पास उपलब्ध नहीं है जिससे आवश्यक मात्रा में गोबर की खाद उपलब्ध हो सके, तो उतना गोबर भी उपलब्ध नहीं हो पाता है जिसका प्रयोग करके किसान भाई इसमें खेतों में उसका प्रयोग कर सके। नाडेप कंपोस्ट में क्या है कि गोबर की मात्रा बहुत ही कम लगती है और जो फसल अवशेष हुए या झारखंड राज्य में बात करें कि बहुत ही ज़्यादा जो बायोमास उसके लिए आवश्यक है, जैसे पत्तियाँ, मुलायम शाखाएँ और जो फसल अवशेष है जो कि आसपास जंगल का एरिया बहुत ज़्यादा रहता है तो ये आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है लोकल एरिया में ही। तो इनका प्रयोग करते हुए अगर हम नाडेप कंपोस्ट का निर्माण करते हैं तो उसमें न सिर्फ हमको कम मात्रा में गोबर की आवश्यकता होती है और बहुत ही अधिक मात्रा में हमको कंपोस्ट भी तैयार हो जाती है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सुझाव देंगे कि वो खेतों में अपने कंपोस्ट को किस तरह से प्रयोग करें? किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि जैविक खेती की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो गई है, तो जहां आप रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों की जगह पे जैविक जो खाद हैं उनका प्रयोग करें और इसके साथ साथ आप केचुआ खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। केचुआ खाद और नाडेप दोनों ही बहुत ही अच्छी खाद हैं, लेकिन केचुआ खाद की तुलना में नाडेप में कम गोबर की मात्रा का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें कम मात्रा में गोबर का प्रयोग करते हुए हम अधिक मात्रा में जैविक खाद का उत्पादन कर सकते हैं और खेतों में इसका प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो मृदा की संरचना में भी सुधार होता है, उसकी भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सुधार होता है। उसके साथ ही साथ ये विभिन्न जो हमारे उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता भी, चूँकि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो बढ़ते हैं तो उपलब्धता पोषक तत्वों की वो भी पौधों तक बढ़ाने का कार्य करता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जानकारियाँ तो हमारे पास और भी है लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। अब बारी है आपकी कागज़ और कलम उठाने की ताकि आप हमारा पता लिख सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। केंद्र संख्या
834001। इस पते पर आप अपने सुझाव और समस्या लिखकर भेज सकते हैं। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।